हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में अभिव्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मित्रों, ये हमारे संविधान जिस दिन लागू हुआ, संविधान सभा के जो कुल 299 सदस्य थे, सब ने मिलकर ये शपथ ली थी और देशवासियों को समर्पित किया था देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को। तो कल जो है संविधान दिवस था और ढेर सारी शुभकामनाएं सोशल मीडिया पे दिख रही थी। सर्वप्रथम मेरा प्रश्न यह है कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे और अगर आज आप देखें तो देश में एक ऐसा माहौल बना के रखा गया है कि हमारे देश के संविधान की रचना से किसी एक व्यक्ति ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये 298 शेष संविधान समिति के जो सदस्य थे उनका अपमान नहीं है क्या? कभी आपने सुना उन 298 के बारे में? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि संविधान की रचना किसी एक व्यक्ति ने करी है। संविधान की रचना इन 299 सदस्यों के अथक परिश्रम, वर्षों के अथक परिश्रम, लगभग जो है 2.5-3 साल के अथक परिश्रम के बाद जो है ये संविधान की रूपरेखा तैयार हुई। दुनिया भर के सारे संविधानों का अध्ययन किया इस टीम ने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हूबहू दूसरे देशों से ले ली गई। तो ये मेरी पहली आपत्ति थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को जो है सारा श्रेय दे दिया। ये देश में एक कल्चर सा विकसित हो गया है वोट की राजनीति के चलते। अगर भाजपा कुछ करे, भाजपा का एक मंत्री परिषद है और आप देखेंगे कि कुछ भी हो रहा है तो मोदी मोदी मोदी, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार एक व्यक्ति चला रहा है। और यही कल्चर हर जगह विकसित है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, वन मैन शो की तरह चल रही है केजरीवाल, यानी कि उनके सिवा पार्टी में जो लोग हैं वो न तो कुछ सोचते हैं, न कुछ करते हैं, न उनका कोई योगदान है। ये एक ऐसा अनूठा कल्चर विकसित हुआ हमारे देश में जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप भले न करें, लेकिन मुझे कतई ये नहीं अच्छा लगता। टीम वर्क, मुझे याद आ गया टीम वर्क के नाम पे कि मैंने एक सर्वे पढ़ा था, किसी अमेरिका की बड़ी संस्था ने सर्वे किया था भारतीयों पे और उस सर्वे का जो उसका वो मोटो था वो ये था कि भारत आखिर सब कुछ रहते हुए, इतने इंटेलिजेंट ब्रेन और इतने प्राकृतिक रूप से समृद्ध होते हुए, इतना रिच हिस्ट्री, यानी कि हमारे यहाँ ऋषि थे जो कह सकते हैं कि एक प्रकार के वैज्ञानिक थे। वो मैं अगर कहूँ तो वो अध्यात्म वैज्ञानिक थे। जैसे आप कह सकते हैं कि जो है सत्य के संधान के या किसी आविष्कार के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है अंतर्मुखी, एक रास्ता होता है बहिर्मुखी। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो ऋषि थे वो अंतर्मुखी वैज्ञानिक थे। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि 2 ही रास्ते हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आप गीता को पढ़े हो या पढ़ें तो उसमें है एक श्लोक, मैं श्लोक का नंबर नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ मैं कभी भी रटी हुई चीज़ें नहीं बोलता या बताता हूँ। तो उसमें कहा गया है कि 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अपने अंदर जाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सारा ब्रह्मांड है वहाँ, और या तो अपने बाहर जाइए।
चाहिए। तो जो हमारा विज्ञान था उसमें वो अध्यात्म विज्ञान था, और हमारे जो ऋषि थे वो अध्यात्म वैज्ञानिक थे। और आज का जो भौतिक विज्ञान है ये बहिर्मुखी विज्ञान है। ये बाहर की दुनिया के माध्यम से जो है सत्य की तलाश में लगा हुआ है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यह भी एक तरीका है, आज का तरीका है। हम उस तरीके को भूल गए हैं जो अध्यात्म विज्ञान का तरीका था। तो मैं ये कह रहा था कि उस सर्वे में जो, उस रिपोर्ट में जो उन विद्वानों ने लिखा और पाया, उनका कहना था कि भारतीयों में जो सबसे बड़ी कमी है वो टीम वर्क में नहीं काम करना चाहते हैं। टीम वर्क की भावना उनके अंदर है ही नहीं, वन मैन शो की तरह काम करते हैं। जो कोई कुर्सी पा गया बड़ी वाली, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वट एवर हैपनिंग ओनली ही इज़ डूइंग। आप इसको जो है आप नोटबंदी के फैसले में भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार जो सरकार से पूछ रहा है कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो कैसे और किन परिस्थितियों में लिया गया, और इसके लिए क्या विचार विमर्श हुए, और कौन कौन लोग थे उस टीम में, उस कमेटी में, कब कब उसकी मीटिंग हुई, और क्या उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स सोचे गए, और क्यों जो है नोटबंदी लागू की गई। तो जो कुल बातें सामने आ रही हैं, सरकार जो है जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इससे साफ साफ लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपने आप को श्रेष्ठ समझने की धुन में या पागलपन में जो है देश में नोटबंदी कर डाली, जो कि पूरी तरह से खिलाफ हुई। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया, या कह सकते हैं कि पूरी स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा था, पूरी स्पीड पे ही ब्रेक लग गया, और आज तक वो स्पीड सामान्य नहीं हो पाई है। जो सच है वो यही है, करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए, पूरा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है तबाह हो गया इस नोटबंदी में। उसके बाद कोरोना की प्राकृतिक आपदा ने जो रही सही कसर थी उसको पूरी कर दी। तो ये हुआ कि हम टीम वर्क में नहीं काम करना, ये गलत कल्चर विकसित हुआ। आज आप जहाँ भी देखिए, संविधान के निर्माता बाबा साहब, मैं बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब की योग्यता पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। निश्चित रूप से वो एक महान दार्शनिक, एक महान विद्वान थे, उनका इसमें दोष भी नहीं है। दोष इस राजनीति का है, इस घटिया वोट की राजनीति जो देश में चल रही है, ये उसका दुष्परिणाम है कि मोदी सरकार, योगी सरकार, बाबा भीमराव का रचा संविधान वगैरह वगैरह। खैर ये तो भी बातें। तो मुख्य मुद्दा ये है कि कल संविधान दिवस था, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल में हमारे संविधान की स्थिति क्या है। आज हमारा संविधान कहाँ पहुँचा है। तो उसके पहले मैं संविधान की स्थिति पे चर्चा करूं कि आज असल में संविधान की क्या स्थिति हमारे देश में है, वो कितना कार्य कर पा रहा है। देखिए, एक तो होता है संविधान, एक होता है उसका क्रियान्वयन। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो क्रियान्वयन है। निस्संदेह भारत का संविधान बहुत ही समतामूलक है, इसमें हर वो अच्छी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए कि भारत का संविधान कहता है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, भले ही 10 दोषी छूट जाए। आप इस संवेदना को समझिए, इस भावना को समझिए, किस भाव से संविधान के निर्माताओं ने इस शब्द को डाला होगा, इन लाइनों को डाला होगा कि किसी एक निर्दोष को इस देश में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले उसके एवज में हमें 10 निर्दोषों को छोड़ना पड़े, 10 दोषियों को छोड़ना पड़े। लेकिन हो क्या रहा है, उसका क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। आंकड़े बताते हैं कि तमाम अंडर ट्रायल जो है मुजरिम इन देश की जेलों में भरे पड़े हैं। खैर उस पर मैं बाद में आऊँगा आंकड़ों पे। फिलहाल मैं बता दूं कि कोई भी संविधान, किसी भी संविधान, किसी भी समाज में, किसी भी देश के संविधान की सफलता के पीछे जो है उसके नागरिकों का योगदान सबसे बड़ा होता है। जैसे नागरिक होते हैं वैसा उसका संविधान करता है। हमारे संविधान में देखिए कुछ मौलिक अधिकार हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। और प्रायः अगर आप समाज में देखें या हमारे देश में देखें तो लोग अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं। जो लोग जागरूक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अधिकारों का पता भी नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली दोषी है। हमारे देश में शिक्षा की जो दुर्गति हो रही है, जो आधी अधूरी शिक्षा चल रही है,
जो नकल की शिक्षा चल रही है, जो डिग्री बेचने का व्यापार चल रहा है, वो दोषी है। तो हमारी अगर देखा जाए संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जैसे नैतिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले महान कर्तव्यों का पालन करना, और नागरिक कर्तव्य राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है। तो ये हमारे कर्तव्य है, और हम इस कर्तव्यों के प्रति जितने सजग रहेंगे, हमारा संविधान उतनी ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। संविधान ने हमारे मूल रूप से 7 जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कि वो आपका अधिकार है ही, हर हाल में है। उसे सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में, इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में, जैसे हमारे देश ने एक बार अब तक इमरजेंसी देखी है 1976 या 7 में, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 77 में ही शायद है, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, वो प्रधानमंत्री थी और उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। वो लगभग 5-6 महीने चली थी। उस समय ऐसी परिस्थिति में ही सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में जो किसी भारत के नागरिकों की इन मौलिक अधिकारों को जो है छीना जा सकता है या इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों में जो 7 अधिकार हैं, समानता का अधिकार, यानी कि आप किसी को छोटा बड़ा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसकी आर्थिक परिस्थिति के नाम पे या किसी भी कारण से एक दूसरे को कोई छोटा नहीं समझेगा। ये है हमारा पहला अधिकार, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र रहने का मतलब हम अपने पसंद की चीज़ों को चूज कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। यानी हम अगर स्वतंत्र हैं तो हमारा सामने वाला भी स्वतंत्र है, हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो भी स्वतंत्र है, हमारे मतलब हमारे चारों तरफ जो लोग हैं सबकी स्वतंत्रता उतनी ही है जितनी हमारी है। इसलिए अगर सब लोग स्वतंत्रता के इस अधिकार को गलत ढंग से परिभाषित करेंगे कि मैं बीच सड़क पे गाना गाऊँ मेरी मर्जी, उस फिल्म की तरह, तो स्वतंत्रता उस तरह की नहीं है कि मैं बीच सड़क पे जो है डांस करूं मेरी मर्जी वगैरह वगैरह। स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है, वहीं आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कोई भी आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार है प्रतिकार करने का आपका। इवन जो ये यहाँ तक राइट्स दिया गया है कि अपनी आत्मरक्षा में आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको जान से मार देना चाहता है, तो आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो आपकी हत्या करे, उससे पहले आप उसकी हत्या कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म का अधिकार, यानी हमें अपना धर्म चुनने का अधिकार है, और ये अधिकार जो है आज इस देश में बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। ये धर्म का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के अधिकार का, धर्म के नाम पे देश में जो कुछ भी चल रहा है वो कतई काबिल तारीफ नहीं है। तो उसके बाद संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। हम श्रम करके अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, न्याय संगत तरीक़ों से, संवैधानिक तरीक़ों से, जो भी मानदंड है आपके देश के, अधिक से अधिक जितनी भी है संपत्ति आप कमा सकते हैं, उसका आपको अधिकार है, तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अब हम देखते हैं कि मैं जो है लॉ का स्टूडेंट्स नहीं रहा हूँ, न मैंने जो है कानून की पढ़ाई करी है। तो आज तक मैं ये सुनता और समझता रहा और देखता रहा, जिन भी वकील साहब लोगों के केबिन में गया तो मैं देखता था कि सैकड़ों कानून की पुस्तकें उनके अलमीरा में पड़ी रहती हैं। तो प्राय मैं सुनता भी हूँ कि भारत का संविधान बड़ा जटिल है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबी है, बहुत लंबा है। मैंने कभी इसको पूरा समझने की कोशिश भी नहीं करी कि क्यों ये लंबा है, क्यों ये जटिल है।
लेकिन कल जब मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था गूगल पे, तो मुझे मिला कि भारत का संविधान मात्र 251 पेज का है, जो सभी संविधान को परख कर बनाया गया है। ये संविधान, जैसा कि मैंने बताया आपको, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को जो ये पारित हुआ था, जो मैंने आपको वो कोटेशन पढ़ के सुनाया था, उस दिन संविधान सभा ने वो एक शपथ पत्र जारी किया था कि उनके संविधान की रूपरेखा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मंशा क्या है। तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 नवंबर को लागू हुआ, लेकिन इसकी घोषणा 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुई थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माण की घोषणा हुई थी। अब आते हैं कि संविधान हमारा काम कितना कर पा रहा है। हम जिस संविधान की गौरव गाथा गा रहे हैं, असल में क्या जिन मकसदों के लिए, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान निर्माता जो 299 लोग थे, जिन्होंने वर्षों की कड़ी मशक्कत की, दुनिया भर के संविधानों को जांचा परखा और अधिकतम मानवीय दृष्टिकोण अपनाया भारत के संविधान को बनाने के लिए, आखिर वो सफल कितना हुआ, उसका क्रियान्वयन कितना हुआ और कितना हो रहा है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो भी देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि अगर यह संविधान न होता तो मैं यहाँ न होता। ये समझिएगा आप लोग, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये जरूर महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान किस ढंग से काम कर रहा है। उसके लिए कुछ आंकड़े में मैं आपको दिखाता हूँ। वो आंकड़े खुद ब खुद जो है बयां करेंगे कि असल में हमारे संविधान की हालत क्या है, इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, इसको जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं वो इसको किस ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं, किस बुरी तरह से इस पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। इसका एक उदाहरण तो अभी हाल ही में जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब हुए चंद्रचूड़ जी, उन्होंने क्या संविधान पीठ जो बैठी हुई है, जो है ये चुनाव आयोग पर एक रिट दाखिल करी है प्रशांत भूषण जी ने, उस रिट के सुनवाई के समय संविधान पीठ की यह मतलब एक कोट आया है कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, देखिए हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका चुनाव आयोग हुआ, न्यायपालिका हुई, पुलिस हुई, ये सारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इनको असीमित अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। आपकी ईडी हुई, आपका इनकम टैक्स हुआ, आपका सीबीआई हुई, ये सारी संस्थाएं सरकार के हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन आज देखा क्या जा रहा है, आज देखा ये जा रहा है कि ये संस्थाएं कहीं न कहीं से सरकारों के प्रभाव में आ रही हैं। आप पुलिस की बात कर लीजिए, आप यूपी पुलिस को एज एग्जाम्पल ले लीजिए। आज अगर आप हकीकत देखें तो पूरी की पूरी प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, जो आज ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला है तब से पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है। पुलिस निष्पक्ष न्याय करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, एकदम से विफल। अगर सच्चाई कही जाए तो ये वही करती है जो इनके आका कहते हैं। आका मीन्स जिनके पास इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार है। तो मैं कहूँगा कि जैसे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट आदि अपनी नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र है कॉलेजियम सिस्टम के तहत। कॉलेजियम सिस्टम का बार बार विरोध किया जाता है। मैं कहता हूँ कि भारत में जो नियुक्ति की स्थिति है, जो पुलिस की स्थिति है, सारी चीज़ों को देख के सबक लेना चाहिए कॉलेजियम व्यवस्था का विरोध करने वालों को। न्याय व्यवस्था को भी ये नेता वैसा ही बना देंगे जैसी पुलिस व्यवस्था है। तो कॉलेजियम सिस्टम अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, तो मैं कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आ जाए और उसको भी ये पुलिस की तरह
अपना जो है तलवा चाटने वाला गुलाम बना के रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस को भी जो है स्वतंत्र होना चाहिए इसकी नियुक्ति के लिए। पुलिस विभाग में ही कुछ ऐसा बनाया जाए कि पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पास ना होकर उस पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जिनमें ईमानदार लोगों को नियुक्त किया जाए और वो मेरिट के आधार पे जो है पोस्टिंग और ट्रांसफ़र करें, तो पुलिस व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने यह आरोप लगाया है कि जो है ईसी जैसी, मतलब इलेक्शन कमीशन जैसी जो स्वतंत्र संस्था है, उसका जो हेड है उसे इतना निष्पक्ष, इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना हिम्मत वाला होना चाहिए, इतना साहस वाला होना चाहिए कि वो किसी भी प्रभाव में न आ सके। और उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर ये एक चीज़ कही है कि मान लीजिए अगर कोई भारत का नागरिक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत लेके जा रहा है, तो वो व्यक्ति इतना मजबूत होना चाहिए, टी.एन. शेषन की तरह, टी.एन. शेषन शब्द मैंने जोड़ा है, सॉरी, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी निष्पक्ष कार्रवाई कर सके। और उन्होंने जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो और तमाम ऐसे मामले हैं जो मीडिया में आप देख सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री ने सरेआम जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। या तमाम सत्ताधारी लोग इसका उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ जो है कम कार्रवाई होती है। एक नया एग्जाम्पल आप देखिए, गुजरात में और जो है हिमाचल में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हिमाचल प्रदेश की चुनाव की सारी डेट्स जो आ गई और गुजरात को होल्ड पर रखा गया। साफ साफ संकेत है कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग जो है प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय के प्रभाव में काम कर रहा है। वो गुजरात के चुनाव की घोषणा और अधिसूचना इसलिए रोक दी गई कि प्रधानमंत्री जी कुछ और वहाँ घोषणाएँ करना चाहते थे मतदाताओं को लुभाने वाली, और जब उन्होंने कर लिया तब जो है घोषणा हो गई। ये एक प्रमाण है, कह सकते हैं आप, जो लोकतंत्र के हित में कतई नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो प्रमाणित कर रही हैं कि हमारे देश का संविधान कैसा चल रहा है। अब मैं आपको एक स्थिति बताऊंगा। 31 दिसंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस समय जो विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन कैदी मतलब जिसको पुलिस ने आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है या किसी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है और वो जेलों में बंद हैं, पूरे भारत में 37,01,848 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। इसमें 28 राज्यों में 3,52,295 कैदी हैं और जो है संघ के राज्यों की जेलों में हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में कैदी जो है अगर विचाराधीन हैं, और इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या है उन कैदियों की जो 5-5, 6-6 साल से विचाराधीन जेलों में पड़े हुए हैं। और मतलब अगर जो भारत के संविधान की वो मंशा थी कि एक भी दोषी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, भले ही 10 निर्दोष छूट जाएं, उस मंशा के अनुरूप ये जो 3,71,848 विचाराधीन कैदी बंद हैं भारत की जेलों में, इनमें से आप पाएंगे कि आज नहीं कल 10 साल 15 साल बाद ये इनमें से अधिकांश जो है निर्दोष साबित होंगे। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? ये तो भारत के उस मूल मंत्र की संविधान के विफलता साबित होती है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, इसलिए यहाँ जो है अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने ही जो है ये कह सकते हैं कि ये 2022 का आंकड़ा है, जिसमें किसी के सवाल के जवाब में जो है सरकार ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, देश में विचाराधीन मुकदमों की संख्या। आप मतलब सोचिए, इस आंकड़े को आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश में इतने मुकदमे हैं जो विचाराधीन हैं,
और इनके वर्ष का एग्जाम्पल मैं आपको अभी अपने एक मुकदमे से दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि असल में क्या हालात हैं देश के। ये पूरे देश में कुल 4,70,00,000 मामले अदालतों में 4,70,00,000, यानी कि दुनिया के आधे से अधिक नहीं, मैं कहूँगा 90% देश ऐसे हैं जहाँ की पूरी आबादी ही इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ मुकदमे अदालतों में लंबित हैं दशकों से, कई दशकों। मैं आपको एग्जाम्पल अपना देता हूँ और शर्म आती है मुझे कि मैं किससे शिकायत करूँ अपने इस गांव के मुकदमे की। मेरे गांव में तलेसा सब्जी मंडी में आजमगढ़ का निवासी हूँ। आई बिलोंग्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ नियर वाराणसी, जहाँ एक सब्जी मंडी बनी हुई है और इस सब्जी मंडी में हमारे गांव के तमाम किसानों की ज़मीनें गई हैं, हम लोगों की भी ज़मीनें गई हैं। और जो इसका मुआवजा दिया गया उससे किसान संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा जो है अदालत में गए, सिविल कोर्ट में। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद सिविल कोर्ट ने मुआवजे में थोड़ी सी वृद्धि करी और उस वृद्धि के विरुद्ध जो है मंडी समिति हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में यह मामला लगभग 22 साल तक लंबित रहा। कैन यू बिलीव, 22 साल, 22 ईयर, अराउंड 22 to 23 ईयर इट वॉज पेंडिंग ओवर देयर इन हाई कोर्ट इलाहाबाद। 22-23 साल बाद एक महान जज ने निर्णय सुनाया और उससे भी हम संतुष्ट नहीं थे, तो हम सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। ये कोरोना के पहले 1917 के आसपास की बात है और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसकी कुल कहानी आप समझिए कि 1989 या 88 से शुरुआत हुई इस मुकदमे की और आज तक ये इस मुकदमे का निस्तारण नहीं हुआ। और सबसे दुखद पहलू मैं बताऊं तो तमाम किसान थे जो भूमिहीन हो गए इसके चलते। और जो सबसे दुखद पहलू मैं बताऊं, इस पूरे मुकदमे में जो पटिशनर थे जिन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई थी अदालत में, उनमें से 90% से अधिक जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि वो लड़ते लड़ते मर गए। और भारत का जो हमारा संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, वो उन्हें न्याय नहीं मिल सकी। मामला अभी तक लंबित है। कुछ गिने चुने चंद लोग पटिशनर जो थे, मूल पटिशनर जो थे, जिन्होंने 1989 में न्याय का दरवाज़ा खटखटाया था, सिर्फ वही जीवित हैं। वो जीवित क्या है, बस वो भी जो है बिस्तर पे हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी वर्ष गिन रहे हैं। तो किसी देश की न्याय व्यवस्था इस तरह से विफल हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि संविधान दिवस मनाने की ज़रूरत है। उस देश को असल में संविधान का सिंहावलोकन करने की ज़रूरत है और संविधान असफल क्यों हुआ उस कारणों को ढूंढने की ज़रूरत है। और संविधान कैसे बदल सकता है, अब से कैसे बदला जा सकता है, उस पर सोचने की और चिंतन करने की ज़रूरत है, न कि संविधान दिवस मनाने की ज़रूरत है। तो मेरा वीडियो का यही मकसद था कि आज हमारे देश का संविधान, मैं कहूँगा असफल या विफल ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ध्वस्त हो चुका है। ये धीमा नहीं हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, हाई कोर्ट को ले लीजिए, तो हाई कोर्ट तक तो गनीमत है। सुप्रीम कोर्ट को इस देश के अमीरों ने 5 स्टार होटल बना दिया। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 स्टार होटल है और आर्थिक स्थिति जो इस देश की प्रति व्यक्ति आय है, अगर मैं उसके हिसाब से कहूँ आपको, तो भारत के लगभग 90% लोगों के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा पाए। उसको इस कदर महंगा करके रखा गया है। वहाँ के वकील, वहाँ की फ़ी, वहाँ की पूरी व्यवस्था 5 स्टार व्यवस्था है। इसका मैं एग्जांपल अगर दूँ, अगर आप कभी मुंबई जाएं ताज होटल के आसपास, तो ताज होटल के आसपास तमाम ढाबे मिलेंगे छोटे बड़े, जहाँ आप 10 रुपये में चाय पी सकते हैं एक कप। और वही चाय, वही कपाट टी अगर आप होटल ताज में जाके पिए तो 500 रुपये में मिलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस मुकदमे को आप अपने जनपद की सिविल कोर्ट में 10,000 रुपये में लड़ सकते हैं,
उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए आपको 10 लाख चाहिए। तो ये अंतर है, ये अंतर बना दिया गया है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि संविधान हमारे देश का सही से काम नहीं कर पा रहा है और इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। चुपचाप बैठ के हम देखते रहेंगे तो संविधान को क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं वो इसे और भ्रष्ट कर देंगे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी रोक लगनी चाहिए, मैं समझता हूँ, और ये सरकारें तो नहीं लगाएंगी क्योंकि वही इसका फ़ायदा उठाती हैं, वही इसका दुरुपयोग करती हैं। जो देश के नए जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सर आए हुए हैं, उनसे मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने जो है उनके कार्यकाल का जो अध्ययन किया है, जो उनके रुख को मैंने देखा पहचाना है, उससे लगता है कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं अगर उन्होंने ईमानदारी से, जैसी बातें उन्होंने हाल के दिनों में कही है, अगर वो सच में क्रियान्वित करते हैं तो बड़ा बदलाव आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही ये कर सकता है। तो सर्वप्रथम जो करने की ज़रूरत है न्यायपालिका को सुधारने के लिए वो ये है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े समस्त न्यायाधीश हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या सिविल कोर्ट के हों, इनके ऊपर एक सख्त प्रतिबंध ये होना चाहिए कि ये जो है रिटायरमेंट के बाद किसी भी लाभ के पद पे इनकी नियुक्ति किसी भी कीमत पे ना हो, ये प्रतिबंधित होना चाहिए। आज जो न्यायाधीश बिक जा रहे हैं वो छोटे लेवल पे, तो सिविल कोर्ट में तो मैं कहूँगा कि चंद पैसों की लालच में ये बिक जा रहे हैं, ये लालची हो गए हैं, जो कई सारे हैं। मैं सबको दोषी नहीं दूंगा। इस व्यवस्था में देश आज भी जिंदा है, देश आज भी चल रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच अभी भी हैं जो ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं और उसका ईमानदारी से बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन सारे न्यायाधीशों को, उन सारे न्याय से जुड़े लोगों को, उन सारे अधिकारियों कर्मचारियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद है कि आप कम से कम हिम्मत मत हारिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आपके चलते ही ये देश एटलीस्ट अभी बचा हुआ है। तो इसको बचाए रखने के लिए आप सबका अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि इन न्यायाधीशों को किसी भी लाभ के पद पे नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसी लाभ के पद की नियुक्ति के लालच में ये सरकारों के प्रभाव में आते हैं। सरकारें इन्हें आश्वासन देती हैं कि ये हमारे हक में ऐसा काम करो, आप जो ही आप रिटायर हो गए हम आपको सांसद बना देंगे, आपको इस आयोग का चीफ बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। और मेरे समझ से जो बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पे जो जजेज प्रभाव में काम कर रहे हैं सरकारों के, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कर रहे हैं। तो ये रही मेरा ये वो कह सकते हैं कि एक एनालिसिस थी संविधान को लेके। हो सकता है कि मेरी एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें गलत भी रही हों या गलत हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस होना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए जहाँ कहीं भी आपको गलत लगे। मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जहाँ कहीं मुझे जो कुछ भी गलत दिखेगा मैं उसके प्रति आवाज़ जरूर उठाऊँगा। आवाज़ उठाना मेरा मौलिक अधिकार है। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कमियां हों, तो मेरी आवाज़ सुन के कोई दूसरा आगे आ सकता है जो मेरी कमियों को सुधार के उस आवाज़ को और मजबूत कर सकता है। ऐसे कोई तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। ऐसे ही संवेग स्वरों में हमको जो देश में चल रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का स्वरूप जो है हमारा पहले से ही बिगड़ा हुआ है जाति और धर्म के नाम पे। हम में से अधिकांश मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम जाति, धर्म और व्यक्तिगत लोभ लालच के प्रभाव में आकर मेरिट पे सही उम्मीदवारों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें बदलना होगा ज़रूर। गांधी जी ने कहा था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अंत में जाके मुझे लगता है कि जो बदलाव की शुरुआत है वो हमसे है। जैसे सागर जो है एक एक बूंद से ही बना है। सागर कोई पानी की बड़ी बूंद नहीं है, वो एक एक बूंदों का समुच्चय है। एक एक बूंदों से जुड़कर इतना विशाल सागर बना है। वैसे ही हम अच्छे लोगों को एक दूसरे से जुड़ना होगा,
एक एक बूंद करके, एक एक कड़ी करके हमें एक जंजीर बनानी होगी, हमें एक विशाल सागर विद्रोह का बनाना होगा और देश के बदलाव के लिए हमें आगे आना होगा। तभी जो है हमारे जो भावी बच्चे हैं वो सुखी रह पाएंगे, संपन्न रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, समृद्ध हो पाएंगे और हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र बन पाएगा और जो एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना कुछ लोगों ने देखा है या देख रहे हैं, वो सपना पूरा हो पाएगा। तो धन्यवाद आप सबको मुझे सुनने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी है, जिस किसी ने भी यहाँ तक सुना है तो उसको हार्दिक धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग यहाँ अंत तक पहुँचेंगे और मेरे इस नमस्कार को स्वीकार करेंगे। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।